ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की क्लासेज चल रही है, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें भी हमने HSAB जो प्रिंसिपल है उसके एप्लीकेशंस चल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ HSAB यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुप्रयोग चल रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, जिनमें 2 हम कर चुके हैं। तो लास्ट जो दूसरा किया था उसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे कल। कितने? 2। एक तो हमने लिया था CONCS का होल 4 -2 और दूसरा एग्जाम्पल लिया था PdSCN का होल 4 -2। ये एग्जाम्पल लिए थे और हमने कहा था कि कोबाल्ट नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कर रहा है, यानी यहां पर कोबाल्ट नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहां पर पैडेलियम जो है ये सल्फर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? उप सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है। यही था। अब देखो यहां पर ये था, तो हमने कहा कि कोबाल्ट NCS के साथ बना रहा है, जबकि पैडेलियम SCN के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो पता चल गया कि पैडेलियम नाइट्रोजन के कंपैरिजन में सल्फर को वरीयता दे रहा है उपसह संयोजी बंध बनाने के लिए, जबकि यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो सल्फर की जगह नाइट्रोजन को वरीयता दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर हमने पहले देख चुके हैं कि NCS जो है ये एक फ्लेक्सिबल लिगेंड होता है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मोनोडेंटिक लिगेंड है, और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट होते हैं। S भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन कोबाल्ट नाइट्रोजन को पसंद कर रहा है, यानी नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना चाह रहा है। और पैडेलियम जो है, ये पैडेलियम सल्फर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पसंद कर रहा है। उसका रीजन क्या है? HSAB प्रिंसिपल से हम जान सकते हैं कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट जो है ये आपको पहचानना होगा मृदु अम्ल क्षार कौन सा है, और यहां पर भी पैडेलियम भी आपको पहचानना होगा मृदु अम्ल क्षार कौन सा है। तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट जो है, अब ये यहाँ पर इसको पसंद कर रहा है और स्टेबल है, तो इसका मतलब दोनों समान होंगे, कठोर अम्ल और क्षार। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है वो कैसा है, ये आपको यहाँ देखना होगा, और जो कोबाल्ट है वो कैसा है, ये यहाँ पे देखना होगा। तो देखो पैडेलियम सल्फर को पसंद कर रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के लिए, उससे लेना चाह रहा है लॉन्ग पेयर। क्यों? उसका रीजन है कि सल्फर जो है यहाँ पर मृदु क्षार है। क्या है? मृदु क्षार है, तो ये क्या हो जाएगा? मृदु अम्ल हो जाएगा। और यहाँ पर कोबाल्ट जो है ये क्या है? कठोर अम्ल है, और कोबाल्ट कठोर अम्ल है, तो नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर? कठोर क्षार। क्या है? कठोर क्षार। इसलिए कोबाल्ट नाइट्रोजन को पसंद करता है, क्योंकि HSAB में पहले ही बताया कठोर कठोर और मृदु मृदु क्रिया जो है वो ज्यादा स्थायी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रोजन को पसंद कर रहा है क्योंकि ये इसके जैसा है, ये भी कठोर है, ये भी कठोर है, ये अम्ल है, ये क्षार है। पैडेलियम सल्फर को कर रहा है क्योंकि सल्फर मृदु क्षार है और पैडेलियम जो है मृदु अम्ल है। ये नाइट्रोजन को पसंद नहीं कर रहा क्योंकि अगर पैडेलियम नाइट्रोजन के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग तो ये बेमेल हो जाएगा, यानी इनका कोई मैच नहीं है। पैडेलियम ये क्या है आपका? सॉफ्ट एसिड हो जाएगा, मृदु क्षार अम्ल, और ये आपका हो जाएगा हार्ड बेस, तो इनकी मैचिंग नहीं होगी यहाँ पे, जो कि हमने पहले देखा हुआ है। इन दोनों का मैच नहीं है, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल। तो स्थायी संकुल बनाने के लिए इन दोनों की वरीयताएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिसका अनुमान हम HSAB के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है,
ये कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल, मृदु क्षार थे। तो सल्फर क्या है, मृदु क्षार है, इसलिए पैडेलियम सल्फर को वरीयता देता है, नहीं कि नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन हार्ड बेस है, कठोर क्षार है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट एप्लीकेशन है अभिक्रिया होने का अनुमान, यानी अभिक्रिया होगी या नहीं होगी इसका भी पता हम लगा सकते हैं HSAB के द्वारा। इसके द्वारा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो कंसेप्ट है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखो HSAB ये कहता है कि जो रिएक्शंस कंप्लीट होने पर डेल एच वैल्यू या जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच वैल्यू का मान नेगेटिव आता है वो जो है संपन्न हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, संपन्न हो जाएंगी। और जिनके लिए डेल एच वैल्यू पॉजिटिव होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो HSAB कहता है जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल एच का मान जो है यानी एंथैल्पी परिवर्तन जो है एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो ऋणात्मक होता है वो अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। और जिनके लिए डेल एच का मान पॉजिटिव होता है यानी एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक प्राप्त होता है वो अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। ये HSAB कहता है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कई बार एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पर जैसे हमको दे दिया CSF सीजियम फ्लोराइड की रिएक्शन, यहाँ पर हम करवाएंगे लिथियम आयोडाइड से, लिथियम आयोडाइड से। तो यहाँ पर क्या है CSF और लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर जो है आपका लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम आयोडाइड ये बनेगा। और इसके लिए जो डेल एच वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक आती है। अब ये ऋणात्मक आ रही है इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो हम वापस HSAB पे हार्ड सॉफ्ट पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर सीजियम जो है, अभी सीजियम और फ्लोराइड को देखा जाए तो सीजियम यहाँ पर क्या है, हमारा सीजियम कैटायन जो है ये सॉफ्ट एसिड होता है। क्या होता है, सॉफ्ट एसिड, मृदु अम्ल। और जो फ्लोराइड है ये फ्लोराइड यहाँ पर हमारा जो होता है ये आपका जो है हार्ड बेस होता है, हार्ड बेस। तो सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस क्या है, संभव नहीं है। यहाँ पर दोनों क्या है, खुश नहीं है, यानी कि दोनों की जो केमिस्ट्री है वो मैच नहीं कर रही है। ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड बेस है, दोनों डिफरेंट हो गए, नेचर अलग हो गई। तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है। इनको जैसे ही मौका मिलेगा ये यहाँ से अलग होने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर लिथियम जो है ये हार्ड एसिड है और आयोडीन जो है ये आपका हो गया सॉफ्ट बेस, मृदु क्षार हो गया। यहाँ पर भी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही है, दोनों की अलग अलग प्रवृत्ति हो गई। ये हार्ड एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, इसलिए ये भी नहीं चाहते एक साथ रहना। तो इनको जैसे ही मौका मिलेगा एक्सचेंज का ये तुरंत एक्सचेंज कर लेंगे और खुश रहेंगे। यानी नेगेटिव वैल्यू का मतलब है अपनी जैसी प्रवृत्ति का मिल जाना और उसके साथ क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा या स्थायी यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तो ये क्या है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, जो अपने जैसा है उसके साथ मैच कर लेता है। तो देखो यहाँ पर लिथियम जो है ये हार्ड एसिड हार्ड बेस खुद के जैसा पसंद कर लेगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, लिथियम फ्लोराइड मिल जाएगा। ये हार्ड एसिड हो गया और ये हार्ड बेस हो गया। अब दोनों स्टेबल है, रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये अलग होना चाह रहे हैं और ये दोनों मिलना चाह रहे हैं। इसी तरह से ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस जो है आपस में केमिस्ट्री मैच हो जाएगी, तो ये सीजियम आयोडाइड बना लेंगे। ये सॉफ्ट एसिड हो गया और ये सॉफ्ट बेस हो गया। तो नेगेटिव वैल्यू इसलिए आ रही है कि पहले ये खुश नहीं थे, सीजियम फ्लोराइड अलग अलग प्रवृत्ति थी दोनों की, लिथियम आयोडाइड में अलग अलग थी। अब ये क्या है, यहाँ पर खुश है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम को खुद जैसा मिल गया, हार्ड एसिड को हार्ड मिल गया और सॉफ्ट को सॉफ्ट मिल गया।
तो पहले के कंपैरिजन में ये खुश हैं, इसलिए डेल एच वैल्यू निगेटिव आती है, ऋणात्मक वैल्यू आती है। और अभी हमने कहा HSAB कहता है कि जिनके लिए नेगेटिव वैल्यू आती है डेल एच की, रिएक्शन करवाने पर वो रिएक्शंस पॉसिबल है, संभव है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर ही। जैसे यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल लिया HgF2 मर्करी फ्लोराइड, और दूसरा इसकी रिएक्शन करवाई बेरिलियम आयोडाइड से। किससे करवाई? बेरिलियम आयोडाइड से। अब देखो यहाँ पर बेरिलियम आयोडाइड और मर्करी फ्लोराइड जो है इनकी केमिस्ट्री भी कुछ बेमेल है, मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है बेरिलियम फ्लोराइड प्लस HgI2 मर्करी, और इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा H का जो मान है, एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो नेगेटिव प्राप्त होता है। कैसा होता है? नेगेटिव प्राप्त होता है। उसको भी हम, इस रिएक्शन को भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको देखना होगा हार्ड सॉफ्ट का क्या सिस्टम चल रहा है। तो देखो यहाँ पर Hg जो है मर्करी, ये यहाँ पर क्या है आपका हार्ड कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि ये सॉरी ये सॉफ्ट एसिड है, और फ्लोरीन जो है यहाँ पर ये क्या है, हार्ड बेस है। तो सॉफ्ट हार्ड, मृदु और कठोर आ गए, मैच नहीं खा रही है केमिस्ट्री। तो ये क्या है, ये भी चाहते हैं कि जैसे ही एक्सचेंज का मौका मिले ये बदल लेंगे, इनको जैसे ही अपने जैसा मिलेगा ये छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर बेरिलियम जो है हार्ड एसिड की कैटेगरी में आता है, B+2 आयन, और आयोडीन I- जो है ये सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आता है। तो बेमेल सिस्टम है, यहाँ पर भी हार्ड और सॉफ्ट है, तो इनकी भी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, खुश नहीं है, रह रहे हैं एक साथ लेकिन खुश नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ से भागने का, एक्सचेंज करने का, ये कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हार्ड हार्ड आपस में मैच कर लेंगे और सॉफ्ट सॉफ्ट आपस में कर लेंगे। तो बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 दोनों ने आपस में ये क्या हो गया, बेरिलियम आपका हार्ड एसिड हो गया और ये हार्ड बेस हो गया, दोनों केमिस्ट्री मैच हो गई, खुश है यहाँ पर। तो एनर्जी रिलीज करेंगे, खुशी का मतलब ऊर्जा छोड़ेंगे। Hg जो है यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है और आयोडीन जो है यहाँ पर सॉफ्ट बेस है, इनका भी मैच हो गया, तो ये भी खुश होंगे। तो नेगेटिव एनर्जी का मान प्राप्त होगा, एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसका अनुमान हम लगा सकते हैं डेल एच वैल्यू से, या हम कह सकते हैं कि कठोर कठोर मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया से, HSAB प्रिंसिपल के द्वारा। दो एग्जांपल हमने देखे कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो आपसे क्या है, यहाँ पर कह सकता है कि सीजियम फ्लोराइड जो है वो लिथियम आयोडाइड के साथ लिथियम फ्लोराइड बनाता है, वह सीजियम आयोडाइड बनाता है। क्यों? तो उसका रीजन HSAB प्रिंसिपल आपको इस तरह से समझाना आना चाहिए, आपको पूरा बिल्कुल इसी तरह से समझाना होगा एग्जाम के अंदर कि ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड बेस है, दोनों केमिस्ट्री मैच नहीं होती है। यहाँ पर ये भी हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है, इसलिए अनस्टेबिलिटी होती है, एक्सचेंज की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये एक्सचेंज होंगे, समान समान के पास जाएगा, तो HAH भी हो गया, हार्ड हार्ड हो गया, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, अगला एप्लीकेशन देखते हैं। चौथा एप्लीकेशन है HSAB का। किसी अम्ल या क्षार की कठोरता ज्ञात करना। अम्ल या क्षार की कठोरता ज्ञात करना। HSAB के द्वारा चौथा प्रिंसिपल है कि कोई अम्ल या क्षार है वो कठोर होगा या मृदु होगा, इसका अनुमान भी हम HSAB के द्वारा लगा सकते हैं, या उसकी कठोरता या मृदुता को हम जो है ज्ञात कर सकते हैं HSAB सिद्धांत के द्वारा। तो इसको क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन लेते हैं, या हम ये कहते हैं कि कोई बेस है, जैसे हमने कहा कि B जो है यहाँ पर एक क्षार है, क्या है, B एक क्षार है, और इस क्षार की हमें कठोरता ज्ञात करनी है, कठोरता या मृदुता देखनी है। तो उसके लिए हमें क्या है, एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ये रिएक्शन ली BH प्लस प्लस
CH3Hg+, इक्विलिब्रियम का चिन्ह CH3HgB प्लस H+, ये एक रिएक्शन है। और ये जो रिएक्शन है इसमें मैं आपको बता देता हूं कि H+ जो है आपका ये कठोर अम्ल है, ये हार्ड एसिड है, और ये जो है CH3Hg+ ये आपका सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये देखना है कि अगर इस बेस जो है बी इसके अंदर, इसकी हमें कठोरता देखनी है, ये बेस है, इसकी कठोरता देखनी है, ये कठोर है या मृदु है, तो ये यहां पर बता रहा है ऑलरेडी, ये एक बेस है। क्या है? बेस। अब इसकी कठोरता या मृदुता हमें देखनी है, तो हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर ध्यान देना होगा। इस पर अगर ये सामने दाईं ओर जाता है, इधर की तरफ दाईं ओर जाता है, तो हमें क्या है फिर अनुमान लगाना होगा कि बी जो है एक मृदु क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदु क्षार। देखो यहां पर ध्यान रखने की बात है, अगर हमें इसकी कठोरता मृदुता देखनी है, तो देखो अगर ये रिएक्शन दाईं तरफ जाती है तो उत्पाद क्या बन रहा है? ये बन रहा है, और ये H+ निकल रहा है। तो CH3Hg+ कैसा है? सॉफ्ट एसिड है। कैसा है? सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट एसिड किसके साथ क्रिया करना चाहेगा? सॉफ्ट बेस के साथ। किसके साथ? सॉफ्ट बेस के साथ। तो अगर ये रिएक्शन दाईं तरफ जाती है, क्या जाती है? दाईं तरफ जाती है, यानी आगे की तरफ बढ़ती है, तो यहां पर ये बेस इसके साथ जुड़ रहा है, सॉफ्ट एसिड के साथ। किसके साथ? सॉफ्ट एसिड। तो यहां पर ये जो बेस है ये कैसा हो जाएगा? ये सॉफ्ट बेस हो जाएगा, मृदु क्षार। कैसा हो जाएगा? मृदु क्षार। कब होगा? जब अभिक्रिया दाईं ओर जाएगी, क्योंकि दाईं ओर जाने पर ये उत्पाद बन रहा है, और इस उत्पाद में ये क्या है? सॉफ्ट एसिड है। क्या है? सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट एसिड तभी बी को अपने साथ जोड़ेगा जब ये सॉफ्ट बेस होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, आराम से बन जाएगा उत्पाद, H+ बाहर हो गया। अगर ये रिएक्शन बैक डायरेक्शन में जाती है, यानी इसको मैं यहां पर कर देता हूं RF फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन की, और ये RB बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, पश्चिम दिशा में आती है, तो देखो यहां पर ये हमारे पास क्रियाकारक हो जाएगा, और ये उत्पाद हो जाएंगे। तो देखो यहां से ये जो है H+ कैसा है? हार्ड एसिड है, और यहां पर ये अलग हो रहा है CH3Hg+ और BH+ बन रहा है, यानी B जो है H+ के साथ जुड़ रहा है यहां से हटकर। तो जब ये रिएक्शन पश्चिम दिशा में जाएगी, तो यहां पर जो B है ये जो हमारा है ये हार्ड बेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हार्ड बेस, कठोर क्षार, हार्ड बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H जो है ये क्या है? हार्ड एसिड, कठोर अम्ल है। तो कठोर अम्ल के साथ कठोर क्षार हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि B जो बेस है, ये वाला जो बेस है, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दाईं तरफ जा रही है, यदि अभिक्रिया दाईं तरफ विस्थापित हो रही है, जा रही है, तो B जो है यहाँ पर ये जो हो जाएगा सॉफ्ट बेस हो जाएगा, मृदु क्षार। कैसा हो जाएगा? मृदु क्षार हो जाएगा। और अगर रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, पीछे की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि बी जो बेस है ये हार्ड बेस होगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड एसिड के साथ मिलकर रिएक्शन कर रहा है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, हार्ड एसिड के साथ मिलकर रिएक्शन कर रहा है, जबकि इधर ये होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किसी अम्लीय क्षार की कठोरता, हमें कठोरता या मृदुता देखनी है, तो HSAB से हम देख सकते हैं कि अगर रिएक्शन दाईं तरफ जा रही है, जैसे ये रिएक्शन हमने एग्जांपल लिया, और इस एग्जांपल में रिएक्शन दाईं तरफ जा रही है, तो बेस बी जो है वो सॉफ्ट बेस होगा। और अगर पश्चिम दिशा में जा रही है, बाईं तरफ है, ये HB होगा। क्या होगा? HB होगा। ठीक है, हार्ड बेस होगा।
नेक्स्ट अगला एप्लीकेशन हम देखते हैं, HSAB का ही है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन या विषैलापन। पांचवा है धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन या हम कह सकते हैं विषैलापन। विषैलापन इसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कुछ पदार्थों का विषाक्तन जो है या विषैली जो प्रकृति है वो HSAB प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। किस पर करती है? HSAB सिद्धांत पर डिपेंड करती है। जैसे हमने कहा कुछ संक्रमण धातुएं, कुछ संक्रमण धातुएं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने पैडेलियम और प्लेटिनम ले लिया, ठीक है। ये ट्रांजिशन मेटल है, संक्रमण धातु है, ये उत्प्रेरकों की भांति कार्य करती है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर उत्प्रेरक के भांति कार्य करती हैं। तो इनको क्या है, कुछ पदार्थ जो कि लिगेंड फॉर्म में होते हैं, जैसे कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओलिफिन्स हो गए, या आप यहां पर कह सकते हो इसके साथ ही फॉस्फीन हो गया, फॉस्फीन हो गया, ETC। ये क्या है, इन धातुओं को विषैली प्रकृति प्रदान कर देते हैं या इनको विषैला बना देते हैं, या हम कह सकते हैं इनके उत्प्रेरकीय गुण को खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये पदार्थ जो हैं इनको विषैलापन प्रदान करते हैं, यानी कि इनकी एक्टिव साइट को बिजी कर देते हैं, उनको व्यस्त कर देते हैं, जिसके कारण ये धातुएं उत्प्रेरक का सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या है कि पैडेलियम और प्लेटिनम जो है इनको हमें देखना होगा, ये जो है मृदु एसिड के रूप में कार्य करती हैं। जैसे हमने कहा प्लेटिनम और पैडेलियम दोनों ही क्या है, सॉफ्ट एसिड का कार्य करती हैं। प्लेटिनम भी क्या है, मृदु अम्ल है, और पैडेलियम भी मृदु अम्ल है। अब ये क्या है, दोनों मृदु अम्ल हैं, तो ये क्या करेंगे, मृदु क्षार के साथ क्रिया कर आसानी से यौगिक बना सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलिफिन्स, फॉस्फीन, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। और ये जो है सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आती है। सभी मृदु क्षार हैं ये तीनों की तीनों ही। ये क्या है, सॉफ्ट बेस, ये भी सॉफ्ट बेस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी सॉफ्ट बेस है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनर हैं और सॉफ्ट बेस कैटेगरी में आ रही हैं। इसलिए ये क्या करेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों जो हैं सॉफ्ट बेस, तो दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और यौगिक का निर्माण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यौगिक का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड की तरह कार्य करती हैं, संक्रमण धातुएं जो कैटेलिस्ट कर कार्य करती हैं। और जो ये ओलिफिन्स हो गई, फॉस्फीन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये सॉफ्ट बेस का कार्य करती हैं, तो यौगिक बन जाएगा। और यौगिक जब बन गया तो अब ये उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना उत्प्रेरकों का विषाक्तन या विषैला होना, या उनकी उत्प्रेरकीय गुण का समाप्त होना। ठीक है, तो ये हो गया धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन, जिसमें डिपेंड करता है कि आपका जो धातु उत्प्रेरक है उसके जैसा अगर लिगेंड आ गया या कोई पदार्थ संपर्क में आ गया तो वो रिएक्शन करके यौगिक बना लेगा, जिसके कारण उसका उत्प्रेरकीय गुण खत्म हो जाएगा। और उस उत्प्रेरकीय गुण के खत्म होने को ही क्या कहा जा रहा है,
धातु उत्प्रेरकों का विषाक्ततन या विषैला होना, विषैलापन, या हम इसको लिख सकते हैं विषैला होना, या हम कह सकते हैं उत्प्रेरकीय गुण समाप्त होना, उत्प्रेरकीय गुण समाप्त होना। ये उत्प्रेरकीय गुण तभी समाप्त होगा जब समान प्रवृत्ति का लिगेंड उसे मिल जाएगा या समान प्रवृत्ति का बेस उसको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं खनिजों की प्राप्ति। HACCP सिद्धांत के आधार पर यह बताया जा सकता है कि कौन सा खनिज धातु के किस रूप में पाया जाएगा या किस रूप में पाया जा सकता है, तो वो भी HACCP के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, भूपर्पटी में जो खनिज पाए जाते हैं उनको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपके जो कठोर अम्ल आयन है, कठोर अम्ल जो आयन है, ये कठोर अम्ल आयन जैसे हमने यहां पर कह दिया Ca+2 कैल्शियम धनायन, Mg+2 और Al+3, ये सारे क्या हैं, हार्ड एसिड है, कठोर अम्ल आयन है। अब ये जो कठोर अम्ल आयन है ये भूपर्पटी में जो खनिज के रूप में पाए जाएंगे, ये हो सकता है कि कैल्शियम जो है ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, और एल्यूमिनियम एल्यूमिना के रूप में पाया जाता है, Al2O3.2H2, इसको एल्यूमिना कहते हैं। ये आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब ये भूपर्पटी में इस रूप में क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कैल्शियम जो है वो हार्ड एसिड है और कार्बोनेट जो होता है यहाँ पर हार्ड बेस का कार्य करता है। क्या करता है, हार्ड बेस का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये हार्ड बेस हो जाएगा। ठीक है, या पहले हम इसको क्या है तोड़ देते हैं, इसको ऐसे लिख दो, इसको तोड़ेंगे तो Ca+2 और CO3-2, तो ये तो हो गया हार्ड एसिड और ये हो गया हार्ड बेस। क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति समान है, हार्ड हार्ड है, इसलिए कैल्शियम जो है कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, खनिज के रूप में। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम और इसको लें तो मैग्नीशियम हार्ड एसिड हो गया और कार्बोनेट फिर से हार्ड बेस, तो इनकी भी सेम नेचर है, इसलिए ये इस रूप में पाया जाता है खनिज के रूप में। एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना में क्या है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ें तो ऐसे लिख सकते हैं 2Al+3 और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इस पर -2 आता है, एक एक ही लिख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या है, हार्ड एसिड का कार्य कर रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर हार्ड बेस का कार्य कर रहा है। तो समान समान क्रिया हो रही है, HACCP इसको समझा रहा है, इसलिए ये भूपर्पटी में इस रूप में पाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करें मृदु अम्लों की, जैसे कॉपर ले लिया हमने, सिल्वर ले लिया, जैसे यहां पर Cu+ ले लिया हमने, Ag+ ले लिया, या हम इसके साथ ले लें यहाँ पर Hg2+ या Hg+2, ये सारे क्या हैं, ये जो है मृदु अम्ल हैं, सॉफ्ट एसिड। क्या है, मृदु अम्ल। अब देखो मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ ही क्रिया करेगा, कॉपर कार्बोनेट के रूप में नहीं पाया जाएगा, सिल्वर कार्बोनेट के रूप में नहीं होगा, मरकरी ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में नहीं होगा। तो ये क्या है, ये भूपर्पटी के अंदर सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि सल्फाइड जो है वो यहाँ पर मृदु क्षार का कार्य करता है। जैसे ये जो है कॉपर, ये सल्फाइड बना लेगा CuS, सिल्वर ये भी सल्फाइड बना लिया AgS,
और इसने भी सल्फाइड बना लिया HgS। तो देखो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल में कॉपर क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड, तो S क्या हो गया यहाँ पर, सॉफ्ट बेस, S-2। इसी तरह से ये भी सॉफ्ट एसिड हो जाएगा और सल्फर यहाँ पर सॉफ्ट बेस, तो समान समान हो गए। और Hg में भी क्या होगा, ये सॉफ्ट एसिड हो जाएगा और ये सॉफ्ट बेस, तो ये समान समान क्रिया हो गई। तो इसलिए भूपर्पटी में ये जो मृदु अम्ल हैं, ये मृदु क्षार या मृदु लिगेंड के साथ ही क्रिया करके यौगिक बनाते हैं और उसी रूप में खनिज के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक दो जो कि बॉर्डर लाइन उसके अंदर आते हैं। जैसे हम कहते हैं Ni और लेड, Na+2 और Pb+2, दोनों की जो है वो बॉर्डर लाइन क्या है, एसिड है। क्या है, दोनों बॉर्डर लाइन एसिड है, सीमापवर्ती अम्ल है। अब ये दोनों बॉर्डर लाइन यानी सीमापवर्ती, और ये जो दोनों बॉर्डर लाइन एसिड हैं, ये क्या है, सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों के रूप में पाए जाते हैं। यानी निकल जो है ये कार्बोनेट भी बना लेता है और ये जो है निकल ये सल्फाइड भी बना लेता है। ऐसे ही लेड है, लेड जो है ये कार्बोनेट भी बना लेता है और ये सल्फाइड भी बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, सीमापवर्ती है, इसलिए ये क्या है, दोनों का निर्माण कर लेते हैं। ये सल्फाइड भी बना लेगा, कार्बोनेट भी बना लेगा, और लेड जो है ये भी कार्बोनेट भी बना लेगा और सल्फाइड। उसका कारण दोनों सीमापवर्ती अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस। सारे एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक को समझना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से हर बार, एप्लीकेशंस ऑफ HSAP से। ठीक है।